नाज़रीन हमें ज्वाइन किया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच एयर वाइस मार्शल साहब। हजूर, ये दो मैं क्वेश्चन से आगाज़ करना चाहूँगा। एक तो ये जो वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि रमज़ान से पहले अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक एक्शन होगा। इससे पहले हमने देखा है कि वहाँ से कहा जा रहा है कि नए 9/11 का जो एक आगाज़ वहाँ से हो सकता है या उसकी कोई साजिश वहाँ से हो सकती है। और सेकेंडली फिर हम बात करेंगे चीन और रूस की। मगर पहले क्या डू यू सी एनी एक्सटेंसिव एक्शन अगेंस्ट अफ़गानिस्तान बिफोर रमज़ान एयर वाइस मार्शल साहब? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में कि जब एक्शन करना होता है तो हमने पहले भी कोई अनाउंस नहीं किया था। हमने वार्निंग दी थी, लेकिन हमने एक्शन कहने का उसको करने का हमने कोई ऐसे अनाउंसमेंट नहीं की थी। हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए थे कि जो टीटीपी के कमांडर हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं उनको हिट किया था और बड़ी उस पर सक्सेस भी हासिल की। कुछ सुसाइड बॉम्बर्स के एक हाइड आउट था, वहाँ पे हमने किया। तो आई थिंक ये जो वजीर दफा ने कहा है कि इन माई ओपिनियन मोर ऑफ एक डिप्लोमेटिक क्लियर वार्निंग है अफगानिस्तान को, टीटीपी को और उनके दूसरे हमायतियों को कि हम इससे पहले कि आप मजीद कोई हरकत करें, हम वी आर गोइंग टू स्ट्राइक यू बैक वेरी बड़ी सख्ती से हम आपके ऊपर जो है आपके ऊपर हमला करेंगे, आपको तबाह करेंगे। और आई थिंक ये कहने से ज्यादा हमें जरूरत है जाए। देखिए, आप इसकी बात वो जो इनकी आईएसएस के ऊपर पहुंच गई है, दाइश के ऊपर पहुंच गई है, और दाइश ने अब देखें किस तरह फिरका वाराना फसाद फैलाने के लिए पाकिस्तान के अंदर इन्होंने हरकत की है। तो आई थिंक इसमें कोई गुफ्तगू का तो ना कोई सिलसिला है, ना कोई बचा है, ना होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि ये एक डिप्लोमेटिकली एक स्टेटमेंट है, वार्निंग है, लेकिन मेरी जाती राय में इस पे अमल हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और बात फिर मियाँ साहब मैं आपको तकलीफ दूंगा। ये बिल्कुल ठीक है सर, मशरक़ी वुस्ता की बात कर लेते हैं एयर मार्शल साहब। अल जजीरा ने एक रिपोर्ट दी है सर, बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, होशरुबा इंकशाफात हैं। उन्होंने कहा है कि गजा पर जो इजराइल ने हथियार इस्तेमाल किए उसमें केमिकल हथियार भी थे और ऐसे हथियार भी थे जिनका जो वहां दर्जा हरारत है वो 3500 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता था और जिससे कई हजार फलस्तीनी जो हैं वो बखारात बनकर तहलील हो गए। और अभी जो नेतान्याहू वहां पर गए हैं अमेरिका और ट्रंप से उनकी मुलाकात है, वहां पर भी खबर आ रही है कि वो इस तरह का ही हमला चाहते हैं ईरान पर कि अमेरिका करे, क्योंकि वो उनके मिसाइलों से डरते हैं कि अगर वो हमला ना हुआ या कोई ऐसा हमला हुआ जिससे ईरान को कोई ज्यादा नुकसान ना पहुंचा तो फिर इजराइल जो है सफाहस्ती से मिट सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा और मुझे जाती तौर पे इसमें कोई शुबा नहीं है। इसको आम जुबान में इसको न्यूट्रॉन बॉम्ब कहते हैं। न्यूट्रॉन बॉम्ब हाई रेडिएशन बॉम्ब है जिसमें स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन जो इन जिंदगी है उसको वो खत्म हो जाती है। वो एक तरह से आप समझिए कि एवेपोरेट हो जाती है, इतनी ज्यादा रेडिएशन होती है। और लेट मी टेल यू, ये इराक में इस्तेमाल किए गए थे, ये अमेरिका ने इराक में इस्तेमाल किए थे और अभी भी ये इस्तेमाल हुए तो ये नेतन्याहू को अमेरिका ने सप्लाई किए हैं। और आपने देखा होगा कि जो नेतन्याहू ने धमकी भी दी थी कि हमारे पास ऐसे ऐसे वेपन्स है, और ट्रंप ने भी, कि जिसका वो जो ईरान सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये तमाशा दुनिया देख चुकी है। उस वक्त किसी ने इसको लिफ्ट नहीं कराई थी। बहुत से तजियागारों ने, जब वहां पे चीजें सेटल हो गई थी और कुछ बेहतरी आई थी, तो इसको कहा बताया गया था कि लोग जहां थे वहीं पे उनके ढांचे बन गए, उनके वो एवेपोरेट हो गए। तो ये न्यूट्रल बॉम्ब है, इट्स वेरी हाई रेडिएशन। अच्छा, थोड़ा सा इस बारे में मजीद बताइए। एक तो पहले तो हम एटम बम के बारे में सुनते थे, फिर हाइड्रोजन बम के बारे में भी हमने ये सुना था। आई डोंट नो वेदर इट वाज अ मिथ और रियलिटी कि वहाँ पे जी कोई बिल्डिंग की डिस्ट्रक्शन नहीं होगी बट लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एक तो इसकी एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो आज तक यूज़ हुआ है इराक में वो कितनी है? इज इट इतना है इफेक्टिव कि ये सारी आबादी को ही वाइप ऑफ कर दे और ये जो है वॉक ओवर ले लें वहाँ पर? क्या है इसकी एक्सटेंट की तबाही का? एंड सेकेंडली, सेकंड स्ट्राइक की क्या कैपेबिलिटी होगी इन केस न्यूट्रॉन बम इज यूज्ड अगेंस्ट ईरान? एयर वाइस मार्शल साहब जी देखिए, जैसे इसी में है कि ये हाई रेडिएशन है, स्ट्रक्चर को कुछ नहीं कहता। तो जो ऑपरेटर जो चीजें स्ट्रक्चर के, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स क्या या जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स है उनके अंदर उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हाई रेडिएशन है। हाई रेडिएशन कंक्रीट को क्या करेगी? कंक्रीट के लिए तो आपको एक्सप्लोजन चाहिए, तो जिसकी वजह से वो तबाह होता है।
तो वो बिल्कुल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रहेगी। और इसी वजह से नेतन्याहू इस वक्त ट्रंप के पास बैठा हुआ है। शायद उनकी मीटिंग शुरू होने वाली है या हो चुकी होगी, क्योंकि उसको सबसे बड़ा जो खतरा है, वो आपने सेकंड स्ट्राइक की जो बात की, इसी से है कि उसके जो शहाब 3 है वो तो इजराइल के ऊपर, और ये चीज भी साबित करता है कि पिछली दफा भी इनके शहाब मिसाइलों ने इसराइल को ठोका है। तो वो जो आप न्यूट्रन की बात करते हैं, उसकी ऑब्वियसली एक सर्टेन एरिया के अंदर उसकी यील्ड के हिसाब से उसकी डिस्ट्रक्शन होती है ह्यूमन लाइफ को। हु केयर्स फॉर द एनिमल, लेकिन जो भी हयात होती है वहां पे उसको ये डैमेज करती है रेडिएशन, लेकिन स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए मेरी जाती राय में जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो पूरी तरह मौजूद रहेगी। इसीलिए नेतन्याहू जो है वो इंसिस्ट कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइलों के ऊपर भी एक कैप करने के ऊपर ईरान के साथ कर रहा है, जबकि मेरे ख्याल में ट्रंप इज मोस्टली के अगर उसने न्यूक्लियर डील भी कर ली तो हिल बी वेरी हैप्पी। नहीं, एक और बात देखें, ये कल बात एयर मार्शल साहब, एक अच्छी खबर जो है वो आपके सामने रखता हूं, उस पर आपका जो है वो रहनुमाई चाहूंगा। सऊदी अरब में डिफेंस शो 2026 हो रहा है और इसमें JF थंडर ब्लॉक 3 जो है वो नुमाइश के लिए रखे गए हैं, सुपर मिशाक रखे गए हैं, वहां पर कुछ मिसाइल भी नजर आए किसी स्टॉल पर और बॉम्ब्स भी नजर आए। आप क्या समझते हैं कि हमारे जो JF थंडर 17 हैं वो किन खसूसियात का हामिल हैं, क्योंकि वो मरकज़ निगाह वहां पर बने हुए हैं, और साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि जो हमारे पास वहां पर सलाहियत है, मिसाइल की सलाहियत जो कि वहां पर नुमाइश के लिए भी नजर आए, वो किस तरह की सलाहियत है, उसको जो है वो दुनिया किस नजर से देखती है। और साथ साथ ये भी सर फरमाइएगा कि ईरान को ये पता चला है कि चाइना ने JF-20 का मॉडल जो है वो दिया है, और इस हवाले से अगर उनको वो जहाज जो है वो दिए जाते हैं तो क्या ईरान के पास कैपेबिलिटी है कि उन जहाजों को उड़ा सकें? देखिए, पहली बात तो JF-17 की। अब JF-17 के लिए मार्केटिंग करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी मार्केटिंग एक जंग में हो चुकी है और उसने अपने आप को साबित कर दिया। अब हमें किसी शो में इसको उड़ाने की जरूरत नहीं है, मैन्यूवरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 ने प्रूव किया है। JF-17 देखिए, आप इसको मॉडिफाई करते हैं कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने के लिए भी, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के लिए भी, एयर टू सरफेस मिसाइल्स के लिए भी, एयर टू एयर के लिए भी। तो सबसे पहली बात तो ये कि मार्केट हमने पहले ही हम देख चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मार्केट बन रही है और बहुत सारे कंट्रीज इसमें इंटरेस्टेड हैं। कोई हमारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, कोई एग्रीमेंट पाइपलाइन में है। वो जो आप एक मिसाइल की बात कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी से भी कम नहीं है। और अभी जो हमने वहां पे लॉन्च किया है, शोकेस किया है, ये हमारा एंटी शिप है। ये वो मिसाइल है जो कि विक्रांत की खबर लेगा इंशाअल्लाह ताला, अगर जरूरत पड़ी तो। उसको मार्केट में पेश किया है और आप ये देखेंगे कि इसको अगेन कहां पे पाकिस्तान को फायदा है कि हम कैपेबिलिटी दे रहे हैं वो जो कि यूरोपियन, यानी सर इसको विक्रांत किलर कहा जा सकता है कीमत में। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको विक्रांत किलर भी आप कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये फरमाइए कि क्या ये डू यू थिंक, कल भी मैंने ये क्वेश्चन किया था, मैं दोबारा इसको री इन्फोर्स करता हूँ कि ठीक है, इवन इन द फेस ऑफ दिस न्यू वेपन जिसका हम कह रहे हैं विच इज़ वेरी लीथल, कितनी के आप क्या समझते हैं कि अपने मिसाइल प्रोग्राम को केप करना तो फिर ऐसे ही है कि भाई ठीक है, एक जैसे आप कल इजराइल आएगा जैसे गुलाब जामुन उठा के एक मुंह में डाल लेगा इसको, तो ये तो ईरान के लिए आई डोंट थिंक इट्स अ वायबल ऑप्शन कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम सरेंडर करे। बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए कि देखिए, उसकी एयरफोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग, अभी आपने JF-20 की बात की या J-20 की बात की है, तो भाई उसको एक जहाज को इंडक्ट करने में टाइम लगता है। वो जहाज आएगा, उसके साथ वेपन्स कौन से हैं, रेडार कौन सा है, उसको डाटा लिंक कौन सी देनी है, इट टेक्स टाइम। और ये मैं फिर कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान एयरफोर्स का क्रेडिट है कि इन्होंने J-10 को सिर्फ 8 महीने में वॉर रेडी कर दिया पायलटों समेत, और फिर साबित भी कर दिया राफेल गिरा गिरा के। तो वो तो टाइम लगेगा ईरान को। ईरान मेरे ख्याल में, बल्कि आई एम श्योर कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कि उसकी यही एक लाइन ऑफ डिफेंस है। मेरी राय में इसके ऊपर ईरान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और वो न्यूक्लियर पे भी इसलिए कॉम्प्रोमाइज करेगा कि, और शायद क्योंकि पहले भी वो एक डील, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डील थी, कर चुका था, जिसमें अमेरिका के अलावा भी लोग शामिल थे। और आप ये मजे की बात देखिए कि उस वक्त जो बाइडेन ने डील की थी, तो उसको इसी नेतन्याहू ने वेरी बैड डील कहा था।
और अब जहां तक डिफरेंट एनालिस्ट, लेकिन सर खबरें जो हैं वो ये तो आ रही हैं कि ईरान के पास चीन ने भी और रूस ने भी अपना जो है वो कुछ असला भेजा है, और इस हवाले से अमेरिका जो है वो बड़ी मैपिंग करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक उसके रडार जो हैं वो इसमें इस काबिल नहीं हुए, या इसको वो है सुराग लगाने के अहल नहीं हुए कि वो पता लगा सकें कि ईरान ने, चीन ने और रूस ने कौन कौन सा वहां पर असला दिया। ये तो बात जो है वो खबरें बाकायदा तौर पर आ रही हैं। अगर उन्होंने J-20 दिए हैं, या रूस ने जो है वो Su-57 की बात हो रही है वो दिए हैं, तो फिर जाहिर है फिर पायलट भी होंगे वहां पे। मैं नहीं समझता कि किसी और मुल्क का पायलट जो है, अनलेस इनके पायलट को पिछले 1 साल से वहां पे ट्रेनिंग ले रहे हो और अब वो फ्लाई करके आए और दे आर वॉर रेडी, जिसकी कोई खबर अभी तक नहीं थी। ऐसी कोई खबर होती तो वो डेफिनेटली मीडिया पे आ जानी थी। तो मैं वही फिर से कहूंगा कि एक जहाज जो होता है ना, F-17 हो गया या F-20 या J-35 या F-35, इसको हम एयर फोर्सेस की लैंग्वेज कहते हैं वेपन सिस्टम। इसमें सारी चीजें जब होती हैं तो इंटीग्रेट हो जाती हैं, उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, उनकी मेंटेनेंस हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि वेपन सिस्टम जो है वो आपने उसको अपनी सिस्टम में एब्जॉर्ब कर लिया है, इसको वॉर रेडी कर दिया है, इंडक्ट कर लिया है। तो चूंकि अभी तक कोई ऐसी खबर मैंने कम से कम नहीं सुनी, तो आई डोंट थिंक मैं भारतीय मीडिया की खबर आपके सामने रखता हूं। सर, भारतीय मीडिया खबर दे रहा है, बार बार खबर दे रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान पर एक स्ट्राइक करेगा और कंधार तक के इलाके को, काबल तक के इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा बना लेगा। वैसे सर वहां पर जो TTP है, जिसको फितनतुल खारिज कहते हैं, फितनतुल हिंदुस्तान जो है, उनके ठिकाने तो मौजूद हैं, नमरोज में भी हैं और साथ साथ जो बॉर्डर के साथ साथ हैं। तो क्या दहशतगर्दी खत्म करने के लिए, जो कि हमारे पास सबूत भी हैं कि उनके पीछे भारत है, भारत के अंदर हो या अफगानिस्तान के अंदर हो, जितने भी ठिकाने हैं उनको हमें तबाह कर देना चाहिए? जी बिल्कुल तबाह करना चाहिए। देखिए, एक खुदकश हमला आवर जो है वो 50 इंसानी जाने ले सकता है कम से कम। आपने देखा होगा ये, वो 40-50 जाने ले सकता है। तो कोई इनके सेंटर है जहां पे खुदकश हमलावरों को तरबियत दी जा रही है, जहां पे इनके कमांडर, जहां पे इनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसको बिल्कुल तबाह हमें करना चाहिए और उसके अलावा कोई और हल नहीं है। जहां तक आपने बात की तो भारतीय प्रोपेगेंडा है। हम कभी भी ऐसे, मेरी जाती राय में, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे कि कोई टेरेन ऐसा है कि हम वहां पे जाके बैठे। हाँ, जैसे एक जमाने में तुर्की ने किया था कि उसने सीरिया के साथ उसने अपना एक, जिसको कहते हैं एक जोन उसने क्रिएट कर दिया था कि जहां से PKK या जो कुर्द टेररिस्ट आते थे वो उनको पीछे करने के लिए बीच में उसने एक सेफ्टी जोन क्रिएट कर दिया। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल जनाब साजिद हबीब साहब, आपने बजा तौर पर फरमाया कि